हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024 टू 2025, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग बीपीएससी 71st प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25। तो सबसे पहले 28 फरवरी 2025 को ये जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट किया गया था बाय बिहार फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सम्राट चौधरी। और इन्होंने 19th इकोनॉमिक सर्वे जो है वो यहाँ पे 2024-25 के रूप में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये टोटल 14 चैप्टर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो 28 फरवरी को ये जो है पेश किया गया बाय बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सम्राट चौधरी। और 19th इकोनॉमिक सर्वे था नंबर 19th, बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पेश किया गया। और टोटल इसमें 14 चैप्टर्स हैं। जो इसमें थीम रखा गया वो है न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस। तो न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस, इसका मतलब है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब का डेवलपमेंट और जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन सब का यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जो ग्रोथ रेट है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वो 9.2% रहा। ठीक है, और ये जो था वो थर्ड रैंक था पूरे इंडिया में। तो इंडिया का जो पूरे इंडिया में जो बिहार का रैंक था वो था 9.2% के रेट से जो है वो यहाँ पे ग्रोथ दर्ज हुआ है बिहार के इकोनॉमी में 2023-24 में। ठीक है, और ये तीसरा जो है रैंक हमारे पूरे इंडियन स्टेट्स में है बिहार का, थर्ड रैंक एट द रेट ऑफ 9.2% ग्रोथ रेट। आगे बढ़ते हैं। 2011-12 से लेके 2023-24 के बीच जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी करंट प्राइस पे वो रहा है 10.9%। तो जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 10.9% है करंट प्राइस पे। ठीक है, जो जीएसडीपी बिहार का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइस पे वो 10.9%। एक कांस्टेंट प्राइस भी होता है। तो अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो वो कितना रहा है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो 2011-12 का जो कांस्टेंट प्राइस है उसमें बिहार का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.8% हाई रहा है इंडिया के टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट से। ठीक है, सो ये जो है कांस्टेंट प्राइस पे है। और अगर 2023-24 का ही डेटा देखें तो बिहार का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है अगर इंडिया से हम कंपेयर करें तो 4.9% हायर था करंट प्राइस पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6% है तो वो बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 10.9% था, मतलब कि 4.9% हायर था करंट प्राइस पे। और वही अगर कांस्टेंट प्राइस पे हम देखें तो वो 1% हायर था, जो कि हम एस्टिमेटेड रखे हैं कि 1% हायर होगा 2023-24। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल जो हमारा जीएसडीपी करंट प्राइस पे वो है 8,54,429 करोड़ रुपीज़ का बजट। ठीक है, और ये करंट प्राइस पे है। और कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम देखें तो 4,64,540 करोड़ रुपया। तो कांस्टेंट प्राइस 2011-12 से हम जो है वो बेस रेट रखते हैं और करंट प्राइस जो होता है वो हमारे पिछले साल के कंपेयर में हो जाता है। ऑल राइट, तो 10.9% जो है वो यहाँ पे करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट था जीएसडीपी का। और 5.4% जो है वो था कांस्टेंट प्राइस। उसी तरह से अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 66,828 रुपये था। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस के बारे में बात करें तो 36,333 रुपये था। उसी तरह से एनएसडीपी मतलब जो जीएसडीपी होता है उसमें से हम अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड एनएसडीपी। ठीक है, तो वो जो है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हमने हटा दिया तो 60,337 रुपीज़ इन करोड़। और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 32,174 रुपीज़। ठीक है, तो ये रुपये में है। तो 66,828 हमारा पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे 36,333।
और वही नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो है 60,337 और 32,174। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, 8,54,429 करोड़, और ये 10.9%, और 66,828, 36,333, 60,337 और 32,174। स्टेट फाइनेंस अगर हम देखें तो जो सोशल सर्विस है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ हुआ है, तो सोशल सर्विस में हुआ है। 43.7% जो हमारा खर्च है वो यहाँ पे सोशल सर्विसेज में, और 31.1% जो है वो यहाँ पे जनरल सर्विसेज में, और इकोनॉमिक सर्विसेज में 25.2%। अगर इन रुपीज़ में देखें तो 83,225 करोड़ रुपीज़ सोशल सर्विस, 59,218 करोड़ जनरल सर्विस, और 48,071 करोड़ इकोनॉमिक सर्विस। आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है कि जो फिजिकल परफॉर्मेंस रहा 2023-24 में वो कैसा रहा। ठीक है, तो फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो 2,25,677 करोड़ हमारा खर्च, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू, और 2,78,726 रुपीज़ जो है वो खर्च। तो जो हमारा खर्चा है वो ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हुआ 29,095 करोड़ का, एंड जो कि यहाँ पे 2.98% ऑफ द GSDP बनता है। उसी तरह से प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमारा 0.9% बनता है। ऑल राइट, और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो 2023-24 का जो बजट था वो था 8,54,429 करोड़ रुपया। ठीक, तो हमारे लिए बस यही इम्पोर्टेंट है, 2,25,677 करोड़ और 2,78,726 करोड़ एक्सपेंडिचर, इतना आय हुआ, इतना खर्चा हुआ, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये है फिजिकल डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 0.9% और ये है 2.98%। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है वो हमने देखा कि अभी हमारा टोटल रेवेन्यू जितना था, हमने देखा अभी टोटल रेवेन्यू हमारा 2,25,677 करोड़ में से सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू कहाँ से आता है भाई, तो वो टैक्स से आता है। ठीक है, टैक्स से आता है, उसके बाद ग्रांट इन एड जो स्टेट को मिलता है उससे आता है, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं उनसे आता है। तो 2023-24 में सबसे ज़्यादा 83.8% ऑफ द टोटल रिसिट जो है दैट कम्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। दूसरे नंबर पे 13.5% जो है वो ग्रांट इन एड, और फिर जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.7%। तो लगभग 80% से ऊपर 83.8% जो है वो टैक्स है, और बाकी लगभग 10% के आसपास, मतलब कि 13.5% वो है आपका ग्रांट इन एड, और सबसे कम नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और अब हम अगर बात करें सिर्फ टैक्स रेवेन्यूज़ का, तो टैक्स रेवेन्यू का भी बहुत सारे सोर्स है, जैसे स्टेट GST, ठीक है, और जो भी सेल्स टैक्स होते हैं, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह, फिर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, तो उससे कितना ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा GST से आता है जो कि 57.2% है। ठीक है, तो 83.8% में का भी जो है 57.2% वो स्टेट GST से आता है। ऑल राइट, और उसके बाद जो है वो टैक्सेस ऑन सेल्स एंड ट्रेड वगैरह है, उसके बाद स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके बाद टैक्सेस ऑन व्हीकल, उसके बाद टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे कम लैंड रेवेन्यू डेफिनेटली। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेट GST, और सबसे कम जो है वो लैंड रेवेन्यू। इसीलिए बोला जाता है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो सही से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे रूरल डेवलपमेंट है या फिर अर्बन डेवलपमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा स्टेट GST, एंड देन सबसे कम जो है वो लैंड रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम पूरा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 13.1% स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन से आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो पटना है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद मोतिहारी है। तो स्टैम्प कलेक्शन में पटना है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, और सबसे कम है कौन, अरवल, शिवहर और शेखपुरा। ठीक, तो अरवल में रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी कम है, उसके बाद है शिवहर, उसके बाद है शेखपुरा। हाईएस्ट में पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी। ठीक,
उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे बैकबोन है बिहार की इकोनॉमी में। लगभग 75% जो पीपल हैं वो इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में। 19.9% जो जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से है। और इसके लिए जो है फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप 2023 टू 2028 भी लॉन्च किया गया है। और जो ग्रोथ रेट है वो इस तरह से रिकॉर्ड किया गया कि क्रॉप सेक्टर में 6.7%, फिशरीज़ में 11.1% और लाइव स्टॉक में 2.7%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर 11.1% ग्रोथ हुआ। उसके बाद क्रॉप सेक्टर 6.7%, उसके बाद लाइव स्टॉक 2.7%। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। सेकेंड फेज़ में 20,000 एकड़ ऑफ लैंड में जो है फार्मर्स को बोला गया कि 13 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी फार्मर्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और बिहार में जो 54.6% जो टोटल लैंड एरिया है वो यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। तो जितने भी ज़मीन है उसमें से जो 54% है उसमें क्रॉप उगाया जाता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे बक्सर और भोजपुर में तो लगभग 80% से ज़्यादा जो लैंड है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बक्सर एंड भोजपुर में तो 80% से ज़्यादा, और पूरे बिहार में 54.6% जो लैंड है वो क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में देखें तो ओवरऑल बिहार का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 1.42 है। और उसमें सुपौल जो है वो उसका रैंक फर्स्ट है 1.82। उसके बाद है जहानाबाद। तो ठीक है, तो सुपौल जो है उसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 1.82, जहानाबाद का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 1.75 और पूरे बिहार का है 1.42। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब एक एरिया में कितना ज़्यादा क्रॉप्स एक ही सीजन में ग्रो किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके, लैंड यूज़ पैटर्न जो 2022-23 में है वो इस तरह से है कि जोग्राफिकल एरिया में टोटल हमारा जो 9,359.6 हेक्टेयर्स है उसमें जो नेट सोन एरिया है वो लगभग 5,112.8। उसी तरह से क्रॉप प्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा किसने उगाया। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ राइस का। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक होता है प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी मतलब एक खास एरिया में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो जो क्रॉप है वो उगे। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो राइस में रोहतास दोनों जगह, वीट में जो है रोहतास तो है प्रोडक्शन में लेकिन बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में। उसी तरह से शुगर कैन में वेस्ट चंपारण जो है वो प्रोडक्शन में है और बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में है। मेज़ जो कि पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है लेकिन किशनगंज का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई है। एक बार फिर से राइस रोहतास, रोहतास वीट रोहतास बेगूसराय, मेज पूर्णिया एंड किशनगंज, शुगर केन वेस्ट चंपारण एंड बेगूसराय। मेज का जो कल्टीवेशन होता है मकई, वो बिहार के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सिर्फ रोहतास और औरंगाबाद छोड़ के, क्योंकि रोहतास और औरंगाबाद थोड़ा ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है और मेज़ मतलब मकई के लिए बारिश चाहिए अच्छा खासा, सो दैट्स वाई 85% जो टोटल मखाना प्रोडक्शन है वो बिहार ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किशनगंज में यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टी डेवलपमेंट स्कीम। तो एक प्रपोजल भी है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो टी के लिए किशनगंज में स्थापित किया जाए ताकि जो टी सेक्टर का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है टी से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो यहाँ पे प्रपोजल है यहाँ पे बजट में कि खोला जाए। उसी तरह से बेटल मतलब पान के कल्टीवेशन के लिए 6 ज़िला को चुना गया, जैसे नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली। बिदुपुर वैशाली में तो गवर्नमेंट ने 469 लाख रुपीज़ जो है वो भी एक मॉडल हॉर्टिकल्चर बेटल लीफ के लिए यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो ये है वैशाली में बिदुपुर, जहाँ पे पान के पत्तों का यहाँ पे एक तरह का एक मॉडल हॉर्टिकल्चर सेंटर बनेगा। जो फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप है उसमें पराग स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ। ठीक है, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ। ये जो है वो किस लिए था, ये था एपीकल्चर के लिए, बी वगैरह जो है हनी बी प्रोडक्शन के लिए जो है वो यहाँ पे पराग स्कीम है। ठीक है, पराग स्कीम फॉर हनी बी। ठीक है, उसके बाद बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी ने वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम किया था 23 डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वेजिटेबल जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह से इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें फार्मर्स क्या उगाएंगे भाई, तो याम, टर्मरिक, जिंजर वगैरह उगाएंगे और ऑर्गेनिक इनपुट्स इसमें होगा, सीड्स वगैरह भी ऑर्गेनिक दिया जाएगा। ठीक है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में जो होगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक वाला। राइट, हमने देखा था ऑर्गेनिक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन यहाँ पे टर्मरिक और जिंजर वाला जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में होगा, हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। और उसी के साथ साथ जो वेजिटेबल क्लस्टर प्रोग्राम है उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का होगा।
ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है नालंदा, वेजिटेबल्स के लिए जो है वो नालंदा चुना गया है, और फ्रूट्स के लिए जो है वैशाली चुना गया है। जैसे हमने बेटर लीव्स के लिए देखा था ना, बेटर लीव्स के लिए जो है वो यहाँ पे नालंदा का चुना गया था, उसी तरह से यहाँ पे फ्रूट्स के लिए भी नालंदा चुना गया है, और वेजिटेबल्स के लिए, सॉरी फ्रूट्स के लिए यहाँ पे वैशाली चुना गया है, और आई एम सॉरी बेटर लीव्स के लिए यहाँ पे जो था वो था यहाँ पे वैशाली, हमने देखा था पीछे। ठीक है, एक बार फिर से लेट मी कंफर्म इट। हमने देखा था बेटर लीव के लिए क्या था भाई, तो हमने देखा था बेटर लीव के लिए बिदुपुर में, वैशाली में, है ना, हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। उसी तरह से फ्रूट्स के लिए भी वैशाली को चुना गया है, और वेजिटेबल्स के लिए नालंदा को चुना गया है। ऑलराइट। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 30 डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट में 30 में से तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ही लॉन्च किया जाएगा। ऑलराइट। किसान चौपाल जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये लॉन्च किया गया किसान चौपाल। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो टारगेट था कि 2 लाख जो सॉइल सैंपल है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाए, लेकिन हमने उससे ज़्यादा 2.5 लाख सैंपल्स एक्चुअली टेस्ट किया, और सितंबर 2024 तक तो 2.39 लाख सैंपल्स जो है वो टेस्ट कर दिया गया। ठीक। उसके बाद है यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं। लगभग बिहार में सबसे ज़्यादा मैंगो प्लांटेशन है, और लीची प्रोडक्शन भी 345.1 थाउजेंड टन है। तो फ्रूट्स का एक बार देख लें सबसे ज़्यादा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है। मैंगो सबसे ज़्यादा दरभंगा और ईस्ट चंपारण में। ठीक है, दरभंगा और ईस्ट चंपारण मैंगो। लीची जो है मुजफ्फरपुर, हम सब जानते हैं, ईस्ट चंपारण भी है। गुआवा जो है वो रोहतास और पटना में देखने को मिलता है। रोहतास में और पटना में आप चले जाइए, बड़े बड़े जो गुआवा मिलेंगे। बनाना जो है वो भागलपुर है, कटिहार है। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट में बनाना जो है वो भागलपुर एंड कटिहार है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा हाजीपुर में। सो भागलपुर एंड कटिहार सबसे ज़्यादा बनाना। शुगर केन वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। ठीक है, उसी तरह से वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है बिहार में, और वेजिटेबल्स में पोटैटो कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, और पोटैटो का सबसे फेमस जगह कहाँ है भाई, तो वो पटना। पटना और नालंदा में पोटैटो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अनियंस जो है वो नालंदा और वैशाली में, और कलीफ्लावर फूल गोभी पटना और वैशाली में। वैशाली में हमने देखा है यहाँ पे फ्रूट्स के लिए क्लस्टर था, उसके साथ साथ बेटर लीफ के लिए था। ठीक, और अनियंस और कॉलीफ्लावर में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है वैशाली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। फूलों में सबसे ज़्यादा जो है वो मैरीगोल्ड, फ्लावर प्रोडक्शन में मैरीगोल्ड 96% बिहार में मैरीगोल्ड है। और अब मीन्स ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं। ठीक, मैरीगोल्ड के साथ साथ रोज़ भी है, जैस्मिन भी है, बट सबसे ज़्यादा मैरीगोल्ड है। तो कैनाल इरिगेशन जो नल होता है, जो आहर होता है, वो सबसे ज़्यादा रोहतास में है, वेस्ट चंपारण में है, फिर भोजपुर में है। जो ट्यूबवेल इरिगेशन है वो समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में, नालंदा में। जो टैंक इरिगेशन है वो दरभंगा में, शेखपुरा में और सीतामढ़ी में। ठीक है, तो सीतामढ़ी जो है वो यहाँ पे दोनों जगह है, ट्यूबवेल भी और टैंक भी। कनाल में सीधे रोहतास, भोजपुर, वेस्ट चंपारण वगैरह एरिया। ट्यूबवेल इरिगेशन सीधे समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा वाला एरिया। और टैंक इरिगेशन में ऊपर का जो नॉर्थ बिहार, दरभंगा, सीतामढ़ी और शेखपुरा वगैरह भी। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूज़ करता है, तो ईस्ट चंपारण यूज़ करता है, उसके बाद रोहतास यूज़ करता है, उसके बाद पूर्णिया यूज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ईस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद पूर्णिया। आगे बढ़ेंगे हम इंटरप्राइज सेक्टर। इंटरप्राइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर सप्लाई, जो भी यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का 50.2% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 37%। ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्ट्री बिहार में है वो है 3307, जिसमें से 2700 जो है वो ऑपरेशनल है। बिहार में भी फैक्ट्रीज़ हैं भाई, जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किस तरह का फैक्ट्री है, तो नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट फैक्ट्री, मतलब नॉन मेटालिक, मेटल्स नहीं है, और वैसे मिनरल्स जो मेटल्स नहीं हैं उनके यहाँ पे 1234 यूनिट हैं, 1 2 3 4 यूनिट। और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट। नॉन मेटालिक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सीमेंट,
लाइम, प्लास्टर, तो ये सब आ जाएगा नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 फैक्ट्रीज इसी के हैं। आउट ऑफ 3307 में 2782 ऑपरेशनल है। और इंडस्ट्री सेक्टर में जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है जिसमें बिहार का जो शेयर है वो है 1.7%। तेलंगाना का सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड 19.8%। बिहार का जो है वो 21.5% है। तो अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है वो है यहाँ पे 21.5%, ठीक है। उसी तरह से हमने जीएसडीपी देखा था एग्रीकल्चर का, वो था 19.9%। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कम जो है वो तेलंगाना का है। उसके बाद जो 9 शुगर मिल्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट किया है रीगा शुगर मिल, जो कि सीतामढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, रीगा जो है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ रिलेटेड टू द शुगर केन मैकेनाइजेशन स्कीम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि जो फार्मिंग है, प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके। उसी तरह से कॉम्फेड के बारे में बात करेंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, कॉम्फेड 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसी तरह से स्पेशल हैंडलूम प्रोडक्ट जो है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जैसे भागलपुर, बांका, गया, नालंदा, नवादा, मधुबनी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, सिवान, पूर्णिया, कटिहार एंड वेस्ट चंपारण। ये सब हैंडलूम प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए 14 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। उसी तरह से यहाँ पे 3 तरह के जो सिल्क हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। एक तो ये होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो हम बात करें तसार, तो तसार का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद होता है यहाँ पे कैस्टर, एरी और एंडी, ठीक है। और उसके बाद मलबेरी, तो मलबेरी सबसे कम 1.2 टन्स मलबेरी। तो तीनों तरह का जो सिल्क होता है वो बिहार में प्रोड्यूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है यहाँ पे तसार, उसके बाद है कैस्टर, उसके बाद है मलबेरी। ऑलराइट। उसके बाद बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में स्टेट ने यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से जैसे फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज़्म है, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटीईएस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, रबर है, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, लेदर एंड टेक्निकल एजुकेशन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमने देखा था बिहार में लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है, और 353 ऑपरेशनल यूनिट है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग से भी ज़्यादा जो है नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं उनका यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ था, हमने देखा था 1 2 3 4 यूनिट्स थे। सेकेंड पे फूड प्रोसेसिंग, बिहार ने यहाँ पे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा जो है उसने 9 क्लस्टर्स डेवलप किया है, जिसमें से कुछ क्लस्टर्स हम देख लेते हैं, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, ठीक है। तो एक तो भागलपुर वाला एरिया, सहरसा वाला एरिया, पूर्णिया वाला एरिया। उसके बाद जो है वो हो गया गया, ठीक है, बेगूसराय, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद हाजीपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ऑलराइट, उसके बाद बिहटा, उसके बाद है मोतीपुर। सो दीज आर सम ऑफ द क्लस्टर्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। 9 क्लस्टर्स हैं टोटल जो कि बियाडा के अंदर डेवलप किए गए हैं, ठीक है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बिहार में देखा जाए तो 66% है टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने के लिए। तो 66% जो टोटल बिहार में एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो एमएसएमई सेक्टर से मिलता है, ठीक है, 66%। और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 4 तरह की इंडस्ट्रीज से ही आते हैं। एक तो फूड प्रोसेसिंग, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, रबर एंड आईटीईएस। उसके बाद बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में 46 जो है स्टार्टअप सेल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ताकि लोगों को स्किल मिले। और ये जो है स्टार्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के साथ। और बिहार ने यहाँ पे सिडबी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड 150 करोड़ का फंड जो है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। उसी तरह से जो स्टार्टअप रैंकिंग कंडक्ट किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, उसमें बिहार का जो रैंक है वो इमर्जिंग इकोसिस्टम से एस्पायरिंग लीडर बना दिया गया है। सो फ्रॉम द इमर्जिंग इकोसिस्टम टू नाउ एन एस्पायरिंग लीडर बिहार। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन बिहार का होता है वो माइनर मिनरल से होता है, जिसमें सैंड माइनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बिहार में 12 मेजर मिनरल ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 9 मिनरल ब्लॉक्स जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। आउट ऑफ 12 मेजर मिनरल ब्लॉक 9 जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। और जब भी हम बात करेंगे भाई मेजर मिनरल ब्लॉक्स होता है तो उसका ऑक्शन कौन करता है, उसका ऑक्शन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं माइनर वाले उनका ऑक्शन सिर्फ कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट, बाकी जो मेजर होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ही करती है।
बिहार गवर्नमेंट 3 ऑक्शन करेंगे मिनरल ब्लॉक्स, 2 तो ब्लॉक हो जाएंगे जमुई में आयरन ओर के, और एक हो जाएगा रोहतास में जो कि लाइमस्टोन से रिलेटेड है, ठीक है। और टूरिस्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग 821 लाख टूरिस्ट जो हैं वो 2023 में विजिट किए, जिसमें से 815 तो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और बचे 5.47 तो ये फॉरेनर्स थे, ठीक है। तो 821 में से 815 डोमेस्टिक और 5.47 लाख फॉरेन। उसके बाद 2023-24 में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया 494.7 करोड़ रुपीज़, जिसमें से गया जी धर्मशाला के लिए 120, पुनौरा धाम के लिए 72 और विष्णुपद टेम्पल के लिए 61, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है यहाँ पे गया जी धर्मशाला, उसके बाद पुनौरा धाम सीतामढ़ी, उसके बाद विष्णुपद टेम्पल गया। अब बात करेंगे हम लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेबर डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि जो लेबर रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो सके। और हम देखेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, ठीक है, जो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो वो बिहार में किस तरह से है। तो रूरल में जो है 56 है, ठीक है, अर्बन में 46.3% है। ऑल ओवर हम बिहार के बारे में बात करें तो 55 है, और इंडिया में यही है जो 64.3% है। ऑल राइट। तो जो मेल है वो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है अर्बन से, ठीक है, फीमेल का भी ज़्यादा है अर्बन से रूरल में, और इसीलिए ओवरऑल यहाँ पे 56 है, अर्बन में सिर्फ 46 है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इन ए पॉपुलेशन, इट डजेंट काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आता है। एक्टिवली कितने लोग काम कर रहे हैं दैट्स ओनली इज काउंटेड इन वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। उसी तरह से इंडिया में हमने देखा 64.3% और ऑल ओवर जो है बिहार में वो 55 है, दैट इज़ द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। WPR 55 है और ऑल ओवर इंडिया में 64.3 है। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करें तो रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.6% है, ठीक है। अर्बन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.3%, काफ़ी ज़्यादा है। अर्बन में 7.3, कहाँ रूरल में 2 के आसपास। ऑल ओवर इंडिया में 3% है, सॉरी ऑल ओवर बिहार में 3% है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी कम है। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करें अनएम्प्लॉयमेंट तो 3.2% है, लेकिन बिहार का कितना है भाई, तो 3% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार का, ऑल ओवर इंडिया से कम है। सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर वाइज जो लेबर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 53.2 है, उसके बाद सेकेंडरी में 23.7 है, उसके बाद टर्शियरी में 23.1 है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में बिहार के लोग हैं, मतलब खेती वगैरह, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में उसके बाद, और टर्शियरी में सबसे कम। लेकिन इंडिया का अगर हम सिनेरियो देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सीधे टर्शियरी, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो बिहार इज़ डूइंग, जैसे हमने बोला ना कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो डायरेक्टली प्राइमरी से टर्शियरी में चला गया वर्कफोर्स, लेकिन बिहार इसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि भाई प्राइमरी से सेकेंडरी में गया और फिर टर्शियरी में गया। तो ओवरऑल वी कैन से दैट दैट्स अ गुड थिंग। और सबसे ज़्यादा जो मेन हैं वो यहाँ पे कहाँ एम्प्लॉयड हैं, तो एग्रीकल्चर में है, उसके बाद फिशरीज़ में है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में है, वीमेन भी उसी तरह से एग्रीकल्चर में है, फिर फिशरी में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है। वीमेंस आर नॉट इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, ओके। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन जो है वो 1999 में बना था, ठीक है, 1999 बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन। पासपोर्ट इशुएंस के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट इशू कौन करता है डिस्ट्रिक्ट, तो भाई सिवान है। सबसे कम कौन इशू करता है, तो शेखपुरा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है इसका। टोटल पासपोर्ट कितना इशू हुआ, तो 3,58,138, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहा है पासपोर्ट इशुएंस में, तो वो बांका डिस्ट्रिक्ट। तो बांका के जो लोग हैं वो यहाँ पे पासपोर्ट बहुत तेज़ी से बनवा रहे हैं, उससे पहले सिवान का वर्चस्व है, और सिवान सबसे ज़्यादा यहाँ पे पासपोर्ट इशू करता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देख लें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी सोसाइटी में, और बिहार जो है इसके ऊपर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। बिहार का जो रैंक है वो यहाँ पे 3rd है इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। यूपी सबसे 1 नंबर पे, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद है बिहार, ठीक है। तो बिहार का जो 7.6% के रेट से जो है हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में हमारा कंट्रीब्यूशन है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का वो 10.2% है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है जो हमारा टारगेट था कि कहीं भी बिहार में कहीं भी आप रहें और आपको पटना पहुंचना है तो 5 घंटे में आप पटना आसान से पहुंच जाएंगे। ठीक है, और नाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन 3 आवर 4 आवर की 3 घंटा के अंदर पटना पहुंच जाओ, बट 5 घंटे वाला तो पॉसिबल हो चुका है। और रोड नेटवर्क के बारे में देखा जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो बिहार का जो रोड नेटवर्क है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर है। ऑल ओवर इंडिया में 8 है हमारा। ठीक है, 2019 के डेटा से जो ओवरऑल 3 लाख किलोमीटर रोड है और जिसमें हमारा इंडिया का रैंक 8 है, सॉरी बिहार का रैंक 8 है। ठीक है, 8वां रैंक है इन द टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क। अब देखेंगे कितना हाईवे है, कितना नेशनल हाईवे है, कितना स्टेट हाईवे है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? ऑब्वियसली पटना में है, 506 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद मधुबनी में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। सबसे कम शिवहर में। टोटल लेंथ नेशनल हाईवे 6130 किलोमीटर। उसी तरह से स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? तो गया में है, उसके बाद दरभंगा में, उसके बाद रोहतास में। और सबसे कम कहाँ है? तो डेफिनेटली शिवहर में ही। और टोटल लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज़ 3637 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 6130, इसमें 3637। डिस्ट्रिक्ट रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड कहाँ है भाई? तो पटना में है, उसके बाद गया में है, उसके बाद दरभंगा में है। ठीक है, सो पटना, गया, दरभंगा। और जैसे कि हमने देखा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सबसे कम शिवहर में है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड भी शिवहर में सबसे कम है। और टोटल लेंथ जो डिस्ट्रिक्ट रोड का हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000। तो 6,000, 3500 के आसपास और फिर 16,000, इस तरह से हम याद रखेंगे NH, SH और डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक, उसके बाद ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनोवेशन, ग्रोथ, इक्वालिटी के लिए। तो बिहार में लगभग हर 3 लोगों में से 1 लोगों के पास जो है इंटरनेट सर्विसेज का एक्सेस है। लेकिन अगर हम बात करें टेली डेंसिटी के बारे में, तो बिहार का जो टेली डेंसिटी है वो 55.59% है। हमारे पूरे देश का है 85.69, तो काफ़ी कम है, सबसे कम है आई थिंक। इंटरनेट डेंसिटी भी बहुत है कम, 42.1% है। पूरे इंडिया में जो इंटरनेट डेंसिटी है वो लगभग 70% के आसपास लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ये 40% के आसपास है। ठीक है, 42.1%। और पूरे देश में 68 है। उसी तरह से यहाँ पर टेली डेंसिटी में 85 है और बिहार में 55 है। कितने ऑन बोर्ड हो चुके हैं पंचायत यहाँ पे? तो 100 पंचायत यहाँ पे ऑन बोर्ड हुए हैं, लगभग 100। और ऑल ओवर इंडिया में 95.1%। सो दीज आर द पंचायत वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। तो बिहार में तो लगभग पंचायत ऑन बोर्ड हो ही गए हैं। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के लिए लॉन्च किया गया था, BSWAN 2.0। ठीक है, BSWAN 2.0 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के कनेक्टिविटी के लिए। उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे SEC LAN मतलब सेक्रेटेरिएट लोकल एरिया नेटवर्क, जितने भी सेक्रेटेरिएट हैं उनको गवर्नमेंट पटना के बिल्डिंग से जोड़ने के लिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 32 टोल प्लाजा में यहाँ पे ई डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया, ताकि जितने भी व्हीकल्स हैं उनको बिना वैलिड डॉक्यूमेंट से जाने ना दिया जाए। उसी तरह से सुरक्षित सफ़र सुविधा जो है वो सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया वीमेन पैसेंजर के लिए स्पेशली। NSTEP फैसिलिटी जो है 2020 में लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम में, ताकि जितने भी नोटिस हैं, समन्स हैं, वो इशू कोर्ट से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो है यहाँ पे NSTEP कोर्ट से रिलेटेड। ई प्रिजन्स, ताकि जितने भी यहाँ पे जेल से रिलेटेड जो इनमेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे किया जा सके आसानी से। उसी तरह से ई एविडेंस है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया था, जिसमें पुलिस जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड मैनेज करे एविडेंस को, दैट इज़ द ई एविडेंस। बिहान ऐप एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है, डिजिटली। ई रजिस्ट्रेशन ऐप, जितने भी लैंड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद भाव्या पोर्टल, ये है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी पेशेंट हैं उनका डेटा एक प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड भाव्या प्लेटफॉर्म। आंगनवाड़ी ऐप के लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं। बेफिक्र ऐप, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरीगेशन क्विक रिस्पॉन्स, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरीगेशन क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरीगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, ताकि अलर्ट वगैरह भेजा जा सके।
उस तरह से एफोरेस्टेशन के लिए जो है वनामित्रा स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। बिहार वनामित्रा मोबाइल ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया था, ताकि एफोरेस्टेशन जो है वो हम पेड़ वेड़ लगाएं, उसका रिकॉर्डिंग डिजिटाइज हो, जो भी एक्टिविटी है उसको। गवर्नमेंट का जो टारगेट था बिहार सरकार की कि भाई 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, वो 2018 में ही हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, अर्बन एरिया 24 घंटे रिसीव करती है लाइन ऑन पेपर, एंड रूरल एरिया जो है वो 22 घंटे जो है बिजली मिलता है। अभी रिसेंटली हमने देखा है 125 जो किलोवाट है वो बिजली मुफ्त कर दिया गया है। ठीक है, 125 वाट ऑफ। सो 125 वाट जो है वो यहाँ पे बिजली मुफ्त कर दिया गया है। ऑल राइट, जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 363 किलोवाट आवर है अब। 363 किलोवाट आवर, ये जो है हमारा 2023 का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या विकास हुआ है हम देख सकते हैं। उससे पहले 134 किलोवाट आवर था 2012 में, लेकिन 363 हो गया है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है डिस्ट्रिक्ट, तो पटना है, उसके बाद है गया, उसके बाद है यहाँ पे मुजफ्फरपुर। ठीक है, सबसे कम कंज्यूमशन कौन करता है, तो भाई शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। जो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे थर्मल एनर्जी 66.6% और रिन्यूएबल एनर्जी 33.4%। थर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे ग्लोबल CSR अवार्ड, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो है वो यहाँ पे जीता था, CSR नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ द ईयर। उसी तरह से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता था पावर एंड एनर्जी कैटेगरी में। ठीक है, उसी तरह से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भी यहाँ पे कुछ अवार्ड जीता था। जिसका नाम है थर्ड LDC एक्सलेंस अवार्ड 2024। उसी तरह से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने यहाँ पे पहला स्टेट लेवल डिस्पैच सेंटर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे एक सेवरल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें समाधान, संपूर्ण और समीक्षा के बारे में बात किया जाएगा। 3S, ठीक है, समाधान, संपूर्ण एंड समीक्षा, ताकि जो पावर परचेज है, एनर्जी काउंटिंग है, रेवेन्यू इन्हेंसमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए। उसी तरह से सोशल मीडिया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था, वोल्टेज भैया एंड बिजली दीदी, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, अपने राइट्स के बारे में जाने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जाने। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस तरह के कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर है जो इंडस्ट्रियल हैं, उसके बाद डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो 46% जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, 41% जो है वो डोमेस्टिक जो घरेलू यूज़, और 13% जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सबसे कम। उसी तरह से जो प्रोजेक्टेड है वो कुछ इस तरह से है कि नॉन डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद डोमेस्टिक, उसके बाद एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद लगभग 1.9 करोड़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं वो 88% जो है वो डोमेस्टिक यूजर्स ही हैं। और प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना जो है वो लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे बिजली देने की बात की गई थी, सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा मार्च 2027 तक। स्टेट का टारगेट भी है 1 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, अभी हमारा 33% जो है वो पूरे एनर्जी का 33% वो रिन्यूएबल से चलता है, तो उसमें एडिशनली 1 गीगावाट जो है वो हम रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरह से बांका डिस्ट्रिक्ट में 4000 मेगावाट का कैपेसिटी पावर जो है वो पीरपैंती और बाराहाट कोल ब्लॉक से यहाँ पे चालू किया जाएगा। उसके बाद 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, फुलवरिया डैम के पास। 10 मेगावाट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुलवरिया डैम इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह से 2 मेगावाट का जो है वो यहाँ पे विक्रमलाख पटना में एक पायलट प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्लांट लगाने का, इसमें 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूरल डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, और इसका GSDP में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो बिहार में देखा जाए तो जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें रूरल डेवलपमेंट का 10.35% जो है वो 2023-24 में किया गया था, और बजट में है कि 9.72% करना है। तो लगभग जितने भी एक्सपेंडिचर है उसका लगभग 10% मान के चलो कि भैया आपको जो है एक्सपेंडिचर करना है रूरल डेवलपमेंट में।
जो कि इंडिया का 3.73% ही है। बिहार जो है वो चूँकि बिहार का लगभग 90% जो है वो रूरल एरिया में ही रहता है लोग, तो इसीलिए 10% जो है वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया गया है। जीविका, जिसको हम लोग बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, और जीविका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है मार्जिनलाइज रूरल कम्युनिटीज़ का वो यहाँ पे सही हो। टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं भाई जीविका के, तो 1063.5 के, ठीक है, 1063.5 थाउजेंड में, और विलेज ऑर्गेनाइजेशन 71.1 थाउजेंड, ठीक। और एक स्ट्रैटेजी भी आया था, 1 ग्राम पंचायत 1 बैंकिंग सखी, ताकि जितने भी बैंकिंग सखी मॉडल जो है वो यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए, लगभग एक कस्टमर सर्विस पर पंचायत में इस्टेब्लिश किया जाए। उसी तरह से पशु सखी जो है वो गॉट रियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। दीदी की रसोई जो है वो दीदी की रसोई फूड से रिलेटेड है, कैंटीन वगैरह, दीदी की रसोई कैंटीन लगभग 214 जो कैंटीन है वो ऑपरेशनल है बिहार में, ठीक है। उसके बाद जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनी एग्रीगेशन मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए, ताकि सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड जो है उसके अंदर किया जाएगा। एमजी नरेगा 100 दिन की जो पक्की एम्प्लॉयमेंट पर साल गारंटी करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड है कहाँ के भाई, तो वो है ईस्ट चंपारण, तो पूर्वी चंपारण के लोगों का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद समस्तीपुर का है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पे जॉब कार्ड है वो गया में वैसे भी 30% जो है वो शेड्यूल कास्ट का ही पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन, इसलिए गया में भी। उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है, और नॉर्मल में ऐसे ईस्ट चंपारण है और समस्तीपुर है। सबसे ज़्यादा फैमिली जो कि यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, वो शिवहर और सहरसा में, ठीक है। तो बहुत जो लोगों को मिलता है 100 दिन का और कंप्लीट भी नहीं हो पाता, लेकिन शिवहर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और सहरसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये कंप्लीट हो पाया है। तो दैट्स द थिंग। मनरेगा में हमने देख लिया सबसे ज़्यादा जॉब होल्डर कार्ड किनके पास है, तो ईस्ट चंपारण में, और सबसे कम किसके पास है, तो शेखपुरा में, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है इसीलिए। और एससी में भी हमने देख लिया कि भाई गया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम किशनगंज में। उसी तरह से हम देखेंगे कि भाई वीमेन का जो परसेंटेज ऑफ वीमेन वो 54.3% वीमेन जो है वो बिहार में जुड़ी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा किशनगंज, कटिहार और मधुबनी की जो वीमेन है वो मनरेगा से जुड़ी हुई हैं, और सबसे कम भोजपुर की वीमेन जो है वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मनरेगा में जो एमजी नरेगा, उसमें सबसे ज़्यादा किशनगंज के लोग खासकर औरतों के बारे में डेटा है, 54.3% जो है औरत वो मनरेगा से ही जुड़ी हुई हैं, और भोजपुर में सबसे कम। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जो कॉस्ट शेयरिंग कुछ इस तरह से होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 40% और सेंटर जो है वो 60%, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी तरह से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए जितने भी पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पे 10 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगेगा, ठीक है। 10 किलोवाट का, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं ऑफिसेज हैं वहाँ पे 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। बिहार में ज़िला परिषद कितना है भाई, तो 38, ऑब्वियसली 38 डिस्ट्रिक्ट है तो ज़िला परिषद भी 38 है। पंचायत समिति 533 और ग्राम पंचायत 8053। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 5338053, ये हो गया आपका ग्राम पंचायत, ये हो गया आपका पंचायत समिति, और 38 जिला आपको मालूम ही है, तो 38, 533 एंड 8053। अर्बनाइजेशन जो है वो हमारा 16.2% के पहुंच चुका है ओवरऑल, जबकि जो सेंसस था उस समय 11.3% था, ठीक है। 11.3% से आया कितना 15.3%, अब कितना हो गया 16.2%। तो इस तरह से ये जो है ये इम्प्रूव हो रहा है। तो लगभग 16.2% अर्बनाइज्ड है, और बाकी का जितना बचा वो रूरल एरिया है बिहार में। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, पहले लेकिन हम सेंसस 2011 का देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। उसी तरह से सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जिसमें 25 ग्राम पंचायत जो है फुल्ली मर्ज्ड हुए हैं म्यूनसिपल काउंसिल में, और उसके साथ साथ जो 116 ग्राम पंचायत हैं वो यहाँ पे नगर पंचायत बने हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, तो 19 हैं। म्यूनसिपल काउंसिल 88 और नगर पंचायत 154। तो बिहार में टोटल 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल 88 और नगर पंचायत 154, ठीक।
पटना मास्टर प्लान 2031, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट 2030, 2031। और पटना मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है अथॉरिटी उसको कैरी आउट करेगा, और जिसमें 7 अर्बन एरियाज़ जो हैं वो सम्मिलित हैं। ठीक है, 7 अर्बन एरियाज़ फॉर पटना मास्टर प्लान 2031। पटना मास्टर प्लान 2031, 7 अर्बन एरियाज़। बाकी मॉडल सिटी जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है मुजफ्फरपुर और बोध गया में बनाया जा रहा है। 6 सिटीज़ इंक्लूडिंग मुजफ्फरपुर एंड बोध गया। उसी तरह से जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो ODF हो चुके हैं, और 138 अर्बन लोकल बॉडीज़ में यहाँ पे प्लास्टिक एंड ओपन प्लास्टिक वेस्ट बर्निंग को बैन किया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्लास्टिक हैं उनको यहाँ पे बैन किया जाएगा। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसको फर्स्ट प्लेस मिला है 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट सिटी कैटेगरी में, जिसमें वाटर प्लस सर्टिफिकेशन उनको मिला है। 1 स्टार रेटिंग जो है गार्बेज फ्री सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत। उसी तरह से सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा रिवर में पटना का रैंक 12th है, बैरिया 14th एंड सुल्तानगंज 15। उसी तरह से 1 लाख में सुपौल है, 1 लाख से ऊपर में पटना है और 1 लाख से नीचे में सुपौल है। ठीक है, 1 स्टार रेटिंग अंडर द गार्बेज फ्री सिटी इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री इनिशिएटिव में 1 लाख से ऊपर वाले पॉपुलेशन में कौन है टॉप पे, तो पटना है, और 1 लाख से नीचे वाले में कौन है, तो डेफिनेटली सुपौल है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 85 अर्बन लोकल बॉडी जो है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बोला गया है। पटना एक ऐसा अर्बन बॉडी है जिसको वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था, एक तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, और लॉन्च इस तरह से किया गया कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि भाई 60% जो है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी देगा, बचा 20% वो स्टेट गवर्नमेंट और बचा 20% वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 20-20:60। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जापान। प्रपोज़ल ये है कि मेट्रो रेल को एक्सपेंड किया जाए कहाँ कहाँ भाई, तो दरभंगा में, भागलपुर तक, मुजफ्फरपुर तक, गया तक। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ जो है उसके बारे में हमने देख लिया, उससे काफ़ी अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ जो है वो आपका पटना है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, और कहाँ था, बिहार शरीफ। ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बिहार शरीफ। लेकिन उसमें जो है वो क्या हो गया भाई, उसमें हो गया सीधे भागलपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, दैट इज़ फॉर द मेट्रो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल बैंकिंग का जो यूज़र हैं वो हमारे स्टेट में 162.9 लाख हो गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग 153.3 लाख हो गए हैं। जो बैंक का ब्रांच है वो 8045 हो चुका है पूरे बिहार में, जिसमें 46.9% जो है वो रूरल एरियाज़ में है, और 31.7% सेमी अर्बन एरिया में है, और 21% अर्बन एरिया में है। तो 46% के आसपास जो है वो रूरल एरिया में, बाकी 21.4% अर्बन एंड 31.7% सेमी अर्बन। टोटल 8045 बैंक ब्रांच हो गया। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है यहाँ पे 3979। तो पब्लिक सेक्टर बैंक 3979। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार का वो है 56.3%। ठीक है, कितना ज़्यादा क्रेडिट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है वो 56.3% है। उसी तरह से प्राइवेट बैंक में जो है वो 104% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में 44.4% और रूरल बैंक में 60.8%, लेकिन प्राइवेट बैंक में 104.2%। उसी तरह से सबसे ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होता है। ऑल राइट, और सितंबर में 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें यहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफ़ी जो है ज़्यादा रिसीव किया गया, जो कि हमारा औसत 56.3% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है, पटना में नहीं होता है, पूर्णिया में होता है, अररिया में होता है, ईस्ट चंपारण में होता है। सबसे कम कहाँ होता है, तो मुंगेर में होता है, भोजपुर में होता है, नालंदा में होता है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सबसे कम मुंगेर में और सबसे ज़्यादा पूर्णिया में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई 100% या उससे ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहाँ था, तो आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना में था, तमिलनाडु में था,
और लगभग 167,709 किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे इशू किया गया बिहार में, ठीक है, 1.67 लाख। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये 6 पिलर हैं। और जो हमारा यूथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बिहार का 69.7 है और फीमेल का 69.2 है। तो फीमेल का कम है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार में, लेकिन इंडिया में जो है वो 68.6 है मेल का, लेकिन फीमेल का 71.4% है। सो दैट इज़ द नॉट परसेंट, मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि इंसान कितना जी सकता है। सो दैट इज़ द नॉर्मल थिंग, 69.7%, लेकिन इंडिया से बिहार का ज़्यादा है। फीमेल में बिहार का कम है। पॉपुलेशन इस तरह से एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई 2021 में 1230.11 लाख था, 2031 में 1395 मतलब 13 करोड़, और 2041 में 15 करोड़ तक बिहार का पॉपुलेशन चला जाएगा। 2021 में 12 करोड़, 2031 में 13 करोड़ और 2041 में 15 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छता अभियान में सबसे ज़्यादा सोकपिट्स हैं कहाँ जो हैं वो वेस्ट चंपारण में और सबसे कम कैमूर में। तो सोकपिट जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद कैमूर में है। जेंडर रेशियो जो है वो 75.6 था, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा है 88.6 और लोवेस्ट है सिवान में, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रेशियो भी सबसे ज़्यादा पूर्णिया में है, उसके बाद गोपालगंज में है। तो यहाँ पे 59.2 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर्स हैं, और गोपालगंज में 29.3% में एक टीचर है। सो दैट इज़ द स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक। उसके बाद यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पटना में है, सबसे कम शिवहर में है। सुरक्षित सफ़र सुविधा जो है वो होम डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि जो भी विमेन ट्रैवलर्स हैं बिहार में उनको सेफ्टी मिल सके। तेलंगाना और गुजरात के बाद बिहार ने इस तरह का लॉन्च किया है सुरक्षित सफ़र सुविधा। तेलंगाना में से पहले था, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद बिहार में। उसके बाद 99 हेल्थ सब सेंटर्स पर 10 लाख पॉपुलेशन। शेखपुरा, सीतामढ़ी, शेखपुरा में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद है सीतामढ़ी में सबसे कम। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देख लिया जाए तो लगभग 48% है पूरे पॉपुलेशन का चाइल्ड बिहार में। और चाइल्ड बजटिंग जो है बिहार ने 2013-14 में ही शुरू कर दिया था। चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किशनगंज में है, सबसे बेहतर है। और सबसे ख़राब हाल जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो का कहाँ है भाई, तो वो है वैशाली में, ठीक है। और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का देख लेते हैं, 14वां चैप्टर का सबसे लास्ट चैप्टर। तो बिहार में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है 2011 से 2024 के बीच, वो है यहाँ पे 1004.6 मिलीमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट मानसून से आता है। 85% बारिश जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। जो हमारा औसतन तापमान है वो 21.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24.7 डिग्री सेल्सियस है। और समर में एक्सट्रीम हीट हमारा रहता है 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड में 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस। और काफ़ी वेरिएबिलिटी है बिहार में टेम्परेचर का। हाईएस्ट टेम्परेचर बिहार में रिकॉर्ड किया गया था 46.4% 2012 में, और सबसे कम टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस 2013 में, ठीक है। जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो यहाँ पे लगभग 23.6 डिग्री सेल्सियस है। बिहार जो वो ग्रीन बजट 2020-21 से कर रहा है, 2013-14 से चाइल्ड बजट और 2020-21 से ग्रीन बजट, ठीक है। लगभग 13,823 करोड़ रुपीज़ जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक से रिलीज़ किए गए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो 687 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और 58,451,000 टन्स ऑफ कार्बन स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 2023 तक रिकॉर्ड किया गया इंटरनेशनल इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत, ठीक है, ISFR 2023। एक प्रपोजल है कि भाई टोटवाइज रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर है अररिया में बनाया जाए, अररिया में ज़ू वगैरह भी है। उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की मदद से एक एग्रीमेंट जो है वो COP13 के लिए साइन किया गया, ताकि बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो भागलपुर में बनाया जाए, ठीक है। तो COP13 बर्ड रिंगिंग भागलपुर से रिलेटेड है। उसके बाद घड़ियाल ब्रीडिंग कम कंजर्वेशन सेंटर बेतिया जो है वेस्ट चंपारण में, वो घड़ियाल से रिलेटेड हो जाएगा।
उसके बाद 2022 से जो वाटर बर्ड सेंसस है वो बिहार में रेगुलरली कंडक्ट होते आ रहा है, और ये एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करती है हर साल। उसी के साथ साथ जो तीसरा ज़ू है वो अररिया में बन रहा है, और एक ब्लैक बक रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, वो अप्रूव हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर द इकोनॉमिक सर्वे। आई होप 1 घंटे के अंदर आपने इसको कवर कर लिया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।